नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आज की है, जिस बात का डर था, जो मैं कल भी कह रहा था, राम अक्षत यात्रा पर दंगे वाले पत्थर। कल मैं आपको बता रहा था कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को है। नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे माहौल खराब हो, और वो हो गया जिस बात का डर था। तस्वीर दिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं राम मंदिर अक्षत यात्रा पर पत्थर चल गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अक्षत यात्रा निकल रही थी जिसका मकसद था लोगों को न्योता देना, बुलावा भेजना। उस यात्रा पर पत्थर चल गए और उस पत्थरबाजी के बाद भगदड़ मची है। देखिए जरा, तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश में पत्थर चल रहे हैं और अक्षत यात्रा के दौरान चल रहे हैं। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, ये नारेबाजी शुरू हो गई, जय श्री राम और नारे तकबीर के नारे लगने लगे अक्षत यात्रा के दौरान। ये देखिए जरा, दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई, माहौल खराब करने की कोशिश। लंबे वक्त से इसकी आशंका जताई जा रही थी। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। पुलिस को सुरक्षा सख्त चाक चौबंद रखनी होगी और इस वक्त स्थिति को संभालना पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। पत्थरबाजी हुई, उस पत्थरबाजी में देखिए ये ट्रक का शीशा टूट गया है, ट्रक के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। ट्रक वहां से गुजर रहा था, इस पर भी पत्थरबाजी हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये जो तस्वीरें बता रही हैं कि 22 जनवरी से पहले ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोशिश करेंगे हिंसा भड़काने की, दंगा कराने की। और बहुत से नेता आपने सुना जो बार बार कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने वाला है, इस बात का खतरा है। वो बेवजह नहीं कह रहे हैं। ऐसे बहुत से नेता जो चाहते भी यही हैं। ये रिपोर्ट देखिए जरा। हम जा रहे थे जय श्री राम करते हुए, उनने पत्थर चलाने के मार दी, मेरे को पकड़ लिया। जो भी आरोपी बनेंगे उनके मकान तोड़े जाएंगे। और आप लोग अपने संयम का परिचय देते हुए सभी अपराधियों के संबंध में जो भी आवश्यक सूचनाएं आपके पास उपलब्ध है उसे पुलिस से अवगत करा सकते हैं। क्षेत्र में धारा 144 प्रभावशील है, इसलिए कोई भी व्यक्ति झुंड बनाकर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी भी हाल में एकत्रित ना हो। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी हो रही है, लेकिन इससे पहले देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। सोमवार शाम को मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। राम मंदिर के लिए निकली अक्षत यात्रा पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, एक ट्रक के शीशे तोड़ डाले गए। गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी, क्या उसके कांच फोड़ गए, सब निकाली ले उन्होंने, निकाली मार के गए। मस्जिद के पास हुई पथराव की घटना से पूरे शहर में तनाव फैल गया है। लोगों में गुस्सा है। आखिर कौन लोग हैं जो देश का अमन चैन खराब करना चाहते हैं? इसकी कोशिश पिछले कई दिनों से चल रही है।
ये सायापुर की मोती मस्जिद है और यहाँ इसी रास्ते से कहना चाहिए जो राम भक्तों की जो टोली है, जो कि अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम हो रहा है 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, वो टोली यहाँ से निकल रही थी। इस इलाके में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ के लोगों ने विरोध किया। उनका कहना था यहाँ से अक्षत वितरण का कार्यक्रम ना करो, लेकिन इसी बात को लेकर हंगामा हुआ। हंगामा इतना बड़ा कि जो हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि उन पर पथराव हुआ। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ऐसी घटनाओं की आशंका जताई जा चुकी है। ऐसे में मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में पुलिस प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है। अब आइए मैं आपको बताऊं ये बवाल हुआ क्यों, आखिर अक्षत यात्रा कहां से गुजर रही थी और अचानक पत्थरबाजी क्यों शुरू हो गई। अक्षत बांटने को लेकर हिंदू संगठन रैली निकाल रहे थे। अक्षत कलश यात्रा शाहजहांपुर के लालपुर से गुजर रही थी। अक्षत यात्रा लौटते वक्त हरायपुर क्षेत्र से निकल रही थी। शाम 7 बजे जैसे ही यात्रा मोती मस्जिद के पास पहुंची, हिंदू संगठन के लोगों का दूसरे पक्ष से विवाद शुरू हो गया। विवाद के बाद दोनों तरफ नारेबाजी होने लगी। धार्मिक नारों के चलते स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने अक्षत यात्रा पर पथराव शुरू कर दी। पथराव होते ही राम अक्षत यात्रा में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। घटना की जानकारी के बाद हिंदू संगठन के लोग पहुंचे मौके पर। मौके पर भारी भीड़ जमा होते ही तनाव और बढ़ गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उज्जैन संभाग के कमिश्नर, आईजी सब मौके पर पहुंच गए। मोती मस्जिद के पास भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। जिले के आरएसएस कार्यालय पर भी हिंदू संगठन के लोग जमा होने लगे। प्रशासन ने संघ कार्यालय पर भी सुरक्षा बढ़ा दी और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई, जिसके बाद स्थिति काबू में आई। लेकिन तस्वीर दिखाऊं मैं, इसके बाद मौके पर विधायक पहुंचे और विधायक थाने का घेराव करने पहुंचे। देख रहे हैं पुलिस थाना कोतवाली की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये भारी भीड़ जो आपको नजर आ रही है, ये थाने पहुंचे लोग विधायक के साथ। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए विधायक को। विधायक का कहना है जिन लोगों ने पत्थर चलाए अब पुलिस को उन पर बुलडोजर चलाना होगा। सुनिए। पुलिस कार्रवाई पूरी ताकत से होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और साथ में जिन जो भी आरोपी बनेंगे उनके मकान तोड़े जाएंगे। पुलिस कार्रवाई पूरी ताकत से होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और साथ में जिन जो भी आरोपी बनेंगे उनके मकान तोड़े जाएंगे। और इस पूरे हंगामे के बाद, विधायक को आपने सुन लिया, इस हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस फौरन हरकत में आई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, फ्लैग मार्च किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने कोशिश की है कि किसी तरह तनाव को कम किया जाए, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो घायल हैं वो अस्पताल में भर्ती है। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल हैं। घायलों को सुनिए जरा। ये चश्मदीद भी है, ये वहां मौजूद थे। क्या हुआ? रैली निकल रही थी राम जी, तो उसमें शामिल था मैं। तो हम जा रहे थे जय श्री राम करते हुए, उधर से उनके नारे लगे एकदम। तो फिर उसके बाद में उनने पत्थर चलाने चाहते थे, मार दी मेरे को, पकड़ लिया हमने। वहाँ पे तो हम तो रहते कम से कम 30 जने, पर वो बहुत सारे खड़े थे। अब एफआईआर दर्ज कर ली है। 20 लोगों के नाम इस एफआईआर में देख रहे हैं आप। आफ्ताब, वकील, सद्दाम, जहीर और अलग अलग धाराओं में 10 धाराएं लगी हैं जिनमें एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बताऊं ये कौन लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये पथराव की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर आया। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी शहर में घूमकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। अब तक 24 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। 15 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। 8 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। एफआईआर में आईपीसी की 10 धाराओं में केस दर्ज हुआ है। धारा 147 बलवा करने का आरोप, धारा 149 गैर कानूनी इरादे से जमा होना, धारा 298 धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, धारा 295
किसी धर्म का अपमान करना, धारा 506 आपराधिक धमकी का आरोप। प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी है। स्थिति न बिगड़े इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च निकाला, लोगों से अफवाहों से दूर रहने को कहा है। ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि बहुत से लोग चाहते हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो, इसलिए बहुत जरूरी है किसी के भड़काने से बचना, बहकाने से, उकसाने से बचना, और पुलिस को भी चुस्त रहने की जरूरत है। सत्यविजय की तरह रिपोर्ट देखिए, फ्लैग मार्च निकाला गया इलाके में। सत्यविजय को सुनिए। इन संवेदनशील इलाकों से पुलिस का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर भारी दलबल के साथ, फोर्स के साथ जो है अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें, और यहाँ पर चेतावनी देते हुए जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे कि शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। बघेल साहब है, उनसे पूछता हूँ सर, ये फ्लैग मार्च क्यों किया जा रहा है? ये कल की घटना हुई थी और उसमें समाज में सभी वर्गों के बीच सौहार्द और सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हमने फ्लैग मार्च निकाला है ताकि सब लोग निर्भीक होकर अपना काम करें और शहर में रहें। तमाम जो फोर्स है वो फ्लैग मार्च करते हुए उन सक्रिय गलियों से गुजर रहे हैं, उन संवेदनशील इलाकों से गुजर रहे हैं जहां पर कि तनाव हुआ था, पथराव हुआ था, एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने हमला किया था, तोड़फोड़ हुई थी, और इसके बाद यहां पर धारा 144 लगाई गई है और इसी के चलते ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे कि शांति व्यवस्था पूर्णतः बहाल की जाए, शाजापुर की जो फिजा है वो खराब ना हो। एपी मोबाइल स्कूल के यहाँ पे पहुँचे, जहाँ पर मस्जिद के पास से एक युवक बाहर निकल के आता है और ढोल वालों को पकड़ के कहता है कि इधर आपका एरिया नहीं है, इधर आप सायम फिल्म नहीं निकाल सकते, और गाली गलौज करने लगा। उसी में हमने फिर उससे बातचीत करी, तो बातचीत करते करते विवाद इतना बढ़ गया वहाँ पर कि झूमा झटकी करने लग गए वो हमारे ऊपर। हमारे साथ में छोटे छोटे बाल बच्चे उन भी थे जिनकी उम्र कम से कम 10 से 12 साल की है, उनको उनने पकड़ लिया। उसमें से 2 जने को पकड़ा और मारा पीटी करने लग गए वो साथ में। और आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर यह है कि एक मुल्क ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी से लड़ाई इतनी महंगी पड़ेगी कि कुर्सी भी चली जाएगी। मोदी से पंगा, अब इनकी कुर्सी पर खतरा है, लेकिन मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता। यह तस्वीर आज की मैं दिखा रहा हूं। ये यूएई के राष्ट्रपति हैं बिन जायद, जो गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद यूएई के जो चीफ हैं उनका रोड शो ये आप देख रहे हैं। भव्य तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों तरफ गुजरात के मोदी समर्थकों को आप देख रहे हैं जो वेलकम करने के लिए खड़े थे, और गाड़ी में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बिन जायद बैठे हुए हैं। ये एक तस्वीर है, एक मुस्लिम देश से आए हुए एक नेता की तस्वीर। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये बताती है कि दूसरा मुस्लिम देश जिसने मोदी पर सवाल उठाए, भारत पर सवाल उठाए, ये देख रहे हैं, ये उनके कैंपेन चुनाव प्रचार के वक्त की तस्वीर है, जब टी शर्ट पर लिखाया हुआ था इंडिया आउट। इंडिया आउट लिखा कर ही चुनाव जीते थे, अब खुद कुर्सी से आउट होने की स्थिति हो गई है इनकी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने भारत का अपमान किया, इन्हें लगा कि शायद इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये भूल गए कि भारत की जो ताकत है वो दुनिया में अब कोई पुराना 1947 वाले देश की नहीं है, आज 2024 के देश की ताकत है। इसका असर यह हुआ कि अब मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी तलवार लटक रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। मोदी पर कीचड़ उछालने वाले, मोदी पर हमला करने वाले खुद खत्म हो जाते हैं। मोदी हमेशा आगे की सोचते हैं। मालदीव से बवाल के बीच मोदी दुनिया के बड़े मुस्लिम देश यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से गुजरात के अहमदाबाद में मिल रहे थे, तो मोदी पर हमला करने वाले मुस्लिम देश मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी पर तलवार लटकने लगी। राष्ट्रपति मोइज़ू की सरकार जा सकती है। मोदी इन विवादों से बेफिक्र अरब के अपने यार बिन जायद का दोनों हाथ खोलकर इस्तकबाल कर रहे थे।
अहमदाबाद की सड़कों पर इस रोड शो में यूएई और भारत की दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी। मालदीव ने मोदी से पंगा लेकर न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था चौपट कर ली, बल्कि मालदीव में राष्ट्रपति को भी गद्दी से उतारने की मांग उठ रही है। वहीं यूएई के चीफ ने मोदी से हाथ मिलाकर दोनों देशों की तरक्की पक्की कर ली। आज दुनिया मोदी के साथ मिलकर ही चलना चाहती है। अब मैं आपको दिखाऊं, भारत का अपमान किया, मोदी पर सवाल उठाए। अब देखिए मालदीव में उनके अपने नेता, मंत्री, सांसद कह रहे हैं राष्ट्रपति को कुर्सी से हटाओ क्योंकि ये भारत का अपमान कर रहा है। ये है मालदीव के सांसद अली आजिम। अली आजिम कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओ, कुर्सी से हटाओ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पूर्व खेल मंत्री हैं अहमद महलूफ। अहमद भी कह रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं जो कुछ भारत के साथ मालदीव की सरकार कर रही है उस पर अफसोस है और अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और ये नेता और मंत्री कह रहे हैं कि सत्ता से बेदखल करो इस सरकार को, भारत के साथ जो रिश्ते संभाल नहीं पा रही और भारत के साथ रिश्ते खराब कर रही है। ये है मोइजू, ये इनका पूरा चुनाव का कैंपेन था जिसमें ये कैंपेन चला रहे थे भारत को बाहर निकालो, इंडिया आउट। लेकिन ये भूल गए कि मोदी पर हमला करेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान इनका खुद का होगा। भारत से विवाद के बीच मालदीव में सियासी घमासान मचा है। राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग हो रही है। मालदीव की विपक्षी पार्टी का मोइजू सरकार पर हमला। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम का बयान है, हमें देश की विदेश नीति को मजबूत बनाए रखना है। अली अजीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमें पड़ोसी देशों से खुद को अलग थलग होने से बचाना है। पार्टी से पूछा है क्यों वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए तैयार हैं? क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी? भारत से पंगा लेकर मोइजू सरकार घिर चुकी है। मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ भी विवाद से नाराज हैं। भारत के बॉयकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा, इनके पूर्व विदेश मंत्री कह रहे हैं। मालदीव के सांसद मिकेल नसीम की विदेश मंत्री को तलब करने की मांग है कि विदेश मंत्री को बुलाओ, क्या कर रहे थे? संसद विदेश मंत्री को तलब करे और उनसे इसको लेकर सवाल पूछे। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी भी भारत के समर्थन में आ गई। भारत से विवाद को राष्ट्रपति मोइजू प्रशासन की नाकामी बताया है और हम एक छोटे देश हैं, हमारी सीमा भारत के साथ लगती है, ये मालदीव की मंत्री कह रही, पूर्व मंत्री। भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। ये भारत 911 की कॉल की तरह है। उनके यहां 911 जो हेल्पलाइन नंबर है, उन्होंने कहा भारत हमारी हेल्पलाइन नंबर की तरह है, जब भी मुसीबत में पड़े वो हमारी मदद के लिए आगे आया। अब सोचिए, मोइजू उनके मंत्रियों को समझ नहीं आ रहा है कि अपना बचाव कैसे करें, अपने ही देश में घिर गए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व रक्षा मंत्री मालदीव की, जिनका नाम है मारिया अहमद। Always had an India first policy, and I hope they continue it, that they recognize that you're the closest neighbor, that you will be the people who have always come and will come in the future also when the need arises, and to have the sentiments of the Maldivian people, because we have always gone to India for medical treatment as well when we do not have the facility to attend to certain illnesses in Maldives. ये विरोध तो मालदीव के अंदर हो रहा है, लेकिन भारत ने बहुत सख्त लहजे में बात की है मालदीव से। यह तस्वीर मैंने आपको कल दिखाई थी। मालदीव के जो उच्चायुक्त हैं भारत में, हाई कमिश्नर, उन्हें बुलाया गया। ये है मालदीव के हाई कमिश्नर और इनसे कहा गया है, मालदीव ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए अपने मंत्री को सस्पेंड कर दिया। इनसे कहा गया है बुलाकर विदेश मंत्रालय में कि सस्पेंड से काम नहीं चलेगा, जो मंत्री हैं जिन्होंने भारत का अपमान किया उन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा, इन्हें बाहर निकालो। भारत ने बता दिया है न देश का और न अपने पीएम का अपमान हम सहेंगे। मालदीव से तनाव के बीच भारत बहुत सख्त है। कल मालदीव के हाई कमिश्नर को बुलाया गया। मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहीब विदेश मंत्रालय पहुंचे और विदेश मंत्रालय में
उनकी सिर्फ 4 मिनट बात हुई, ज्यादा इनको टाइम नहीं दिया गया। ये पीछे खड़े 3 मंत्री जो सस्पेंड किए गए, ये आगे खड़े हैं उच्चायुक्त। भारत ने मालदीव के सामने सख्त तेवर दिखाए। तीनों मंत्री के बयान से दोनों देश के रिश्ते बिगड़े हैं। इन्हें सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मोइजू की है। पीएम मोदी और भारतीयों पर टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करें आप। तीनों मंत्रियों का निलंबन काफी नहीं है, इसमें मालशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम ने टिप्पणी की थी। 7 जनवरी को इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। भारत के एक्शन के बीच मालदीव बैकफुट पर है। मालदीव ने मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा का प्रस्ताव दिया है। देखिए, अब मालदीव डर गया तो कह रहा है हमारे राष्ट्रपति भी भारत आना चाहते हैं, लेकिन भारत ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। राष्ट्रपति मोइजू इस वक्त चीन की यात्रा पर है। मोइजू ने नवंबर में पदभार संभाला, तुर्की के बाद चीन निकल गए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति के भारत आने की परंपरा है, मोइजू ने इस परंपरा को तोड़ा है। अब जब घिर गए तो भारत आने के लिए ललचा रहे हैं। राष्ट्रपति मोइजू भारत विरोध के जरिए मालदीव की सत्ता में आए हैं, जो मैंने आपको दिखाया। अब लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, मालदीव मुस्लिम देश जिसने भारत पर सवाल उठाए, बिन जायद मुस्लिम देश के राष्ट्रपति यूएई के जो भारत आए हैं, और एक हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो आतंकिस्तान भी है, दुश्मन भी है, लेकिन भारत के मालदीव पर जो स्टैंड लिया है भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर, भारत के अपमान पर जो स्टैंड भारत ने लिया है, उसकी तारीफ पाकिस्तान में भी हो रही है। सुनिए। कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है, वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। इंडियंस ने बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव्स और ये हमें विजिट करना चाहिए। लक्षद्वीप देखो, कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जब से मोदी आया है उसने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। तो इतना मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिफाइड इंडिया है, तो मेरे ख्याल में तो टूरिस्ट जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करेंगे इंडिया को एज कम्पेयर टू। क्या होगा, मालदीव हो गया ठप, उसका फट्टा बैठ गया। कुछ पिक्चर्स भी देखी हैं, उनके क्लिप्स देखे हैं, कुछ उनकी वीडियोस भी देखी, क्लिप्स देखे हैं, तो नो डाउट वो एक प्लेस बहुत खूबसूरत है। जहां तक रही बात वहाँ की फैसिलिटीज की, तो अगर नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच गए हैं तो फैसिलिटीज भी वहाँ पहुँच जाएंगी। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा। जिंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया और खून के आंसू रोया। अपने दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए। तो हालात वाकई ऐसे ही हैं कि अगर वाकई इंडिया वीज़ा इशू कर दे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में जाना पसंद करेंगे। अब सोचिए जरा, एक तरफ सरकार पर तलवार है, दुनिया में थू थू हो रही है, और अब रोजी रोटी के लाले पड़ेंगे क्योंकि मालदीव में पर्यटक नहीं आ रहे हैं। ये वो दौर जब पर्यटक मालदीव में इस सीजन में सबसे ज्यादा आते थे। अब हालत यह है कि भारतीय पर्यटकों ने अपनी फ्लाइट्स, होटल सब कैंसिल कर दिए, तो 1000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। और सिर्फ 3 दिन के अंदर मालदीव को 1000 करोड़ का नुकसान हो गया है, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जिस तरह से बुकिंग कैंसिल हो रही है, मालदीव को ये झटका बहुत जोर से लगा है। 3 मंत्रियों के बयान के बाद मालदीव सख्ते में है। पिछले 3 दिनों में 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। देखिए जरा, वो राष्ट्रपति बैठे टापू पर, अकेले बचे हैं टापू पर, और टापू भी पानी में डूबने जैसी स्थिति। अब यही हालत हो गई है मालदीव की। भारत से 10,000 से ज्यादा फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई, 5,000 से ज्यादा होटल, रिजॉर्ट की बुकिंग रद्द कर दी गई है। व्यापार संगठनों ने बायकॉट की मांग की है। भारत ही नहीं, अब मालदीव में भी विरोध शुरू हो गया है। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री का बयान सामने आया। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री है MATI ने भारत को कहा है ये हमारी साझेदार है। अपने मंत्रियों की अपमानजनक बयानबाजी की उसने आलोचना की है। रिश्ते और बिगड़े तो टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा।
मुसीबत के वक्त हमारी मदद के लिए सबसे पहले भारत आता है, वो ये कह रहे हैं। भारत मालदीव के बीच 8 डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। रोजाना 1200 से 1300 यात्री मालदीव जाते हैं। विवाद के बाद फ्लाइट्स की बुकिंग में 30% से ज्यादा की कटौती हो गई है। ये मालदीव का हाल है। लेकिन इसी बहाने सही मालदीव को देख लिया राष्ट्रपति कैसे टापू में अकेले बैठे, लेकिन लक्षद्वीप को फायदा हो रहा है। इसे फुल स्क्रीन लीजिए जरा और देखिए, लक्षद्वीप में पर्यटक बढ़ने शुरू हो गए। पर्यटक तेजी से लक्षद्वीप पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लक्षद्वीप की बल्ले बल्ले है। और फायदा सिर्फ पर्यटकों के पहुंचने पर नहीं हो रहा है, आपको बताऊं फायदा इस स्तर पर भी हो रहा है कि लक्षद्वीप के विकास के लिए दूसरे देश भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि सब मोदी के साथ आकर खड़े हो गए। इजराइल खुद कह रहा है, इजराइल का कहना है वो लक्षद्वीप का डेवलपमेंट करेगा। इजराइल कह रहा है कि वो लक्षद्वीप में खास तरह का प्लांट लगाएगा। ये जो पानी का प्लांट है, क्योंकि वो समंदर है, टापू है, वहां पानी कैसे आएगा, तो खारे पानी को मीठा करने का प्लांट लगाएगा इजराइल भारत के लिए। मालदीव से विवाद के बीच लक्षद्वीप चर्चा में है। तनाव के बीच भारत का दोस्त इजराइल भी सामने आ गया। लक्षद्वीप में पर्यटकों की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है इजराइल। इजराइल के इस काम से मालदीव को मिर्ची लगी। दरअसल लक्षद्वीप में इजराइल वाटर प्लांट लगाएगा, क्योंकि ये जो पानी है समंदर का, ये खारा है। खारे पानी की अशुद्धियां दूर कर उसे साफ पानी बनाया जाएगा, मीठा पीने लायक पानी। इजराइल डिसैलिनेशन प्रोसेस से खारे पानी को साफ करेगा। इससे वहां साफ और मीठे पानी की समस्या जो है, वो जो है मीठा पानी होगा तो लोगों को पानी मिलेगा, तो मीठे पानी की समस्या कम हो जाएगी। 2017 में इजराइल दौरे पर मोदी ने ये मॉडर्न तकनीक देखी थी। लक्षद्वीप और अंडमान के लिए भी इस पर बात हुई थी। इजराइल में इस तकनीक से 50% पानी साफ किया जाता है। लक्षद्वीप को लेकर मोदी सरकार का यह बड़ा प्लान सामने आया है। लक्षद्वीप में अब एक नया एयरपोर्ट बनेगा। यहां फाइटर जेट्स की भी तैनाती होगी। एयरपोर्ट से मिलिट्री कमर्शियल विमानों की भी उड़ान होगी। सरकार इस योजना को जल्द शुरू कर सकती है और द्वीपों पर एक हवाई क्षेत्र होने से भारत की ताकत भी बढ़ेगी। खासतौर पे अरब सागर में, हिंद महासागर क्षेत्र पर भी नजर रखी जा सकेगी। और हाल ही में समुद्री जहाज पर ड्रोन हमले का मामला भी सामने आया था। सोमालिया के तट पर जहाज को हाईजैक किया गया था। लक्षद्वीप में हवाई पट्टी होने से इस पर नजर रखना आसान होगा। तो कुछ चीजें फायदे के लिए भी होती हैं। बेशक शुरू में लगे कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उससे तो निपट लेंगे, लेकिन इससे फायदा भारत के लोगों का, लक्षद्वीप का होगा। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये तो आपने देख लिया लक्षद्वीप का क्या होने वाला है, लेकिन मालदीव की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। मोदी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने में लगे हैं। वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है। मालदीव ने भारत का अपमान करके अपना नुकसान किया। मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत कर दी। इसका मकसद है कि कैसे निवेश को बढ़ाया जा सके। और इसी कड़ी में यही वजह है, मैं आपको दिखाऊं अगली तस्वीर, कि बिन जायद जो भारत आए हैं वो वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए आए हैं। कल से वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हो रही है और यूएई के राष्ट्रपति मोदी से मिले। मोदी को अब अबू धाबी जाना है अगले महीने। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये है वो मंदिर। मुस्लिम देश में मंदिर बनकर तैयार है और मोदी को इसके उद्घाटन का न्योता भी मिला है। मोदी 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा रखेंगे और फरवरी में अगले महीने अबू धाबी जाएंगे इस मंदिर के उद्घाटन के मौके पर। तो गुजरात में मोदी के भाईजान आ गए हैं। गुजरात में मोदी के अरबी दोस्त शेख मोहम्मद बिन जायद पहुंच चुके हैं। यूएई के राष्ट्रपति गुजरात वाइब्रेंट समिट में हिस्सा लेंगे। इससे पहले आज अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो हुआ। 9 सालों में दोनों दिग्गजों की कई बार मुलाकात हो चुकी है। पीएम मोदी अगले महीने यूएई के दौरे पर जाएंगे। 13 फरवरी को मोदी का 7वां यूएई दौरा है और प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा अगस्त 2015 में हुआ था और 34 साल में किसी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा था। सोचिए, 34 साल तक कोई यूएई नहीं गया था। 2015 में मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो 34 साल बाद गए। मोदी मुस्लिम मुल्क में मंदिर का उद्घाटन करने जाएंगे। यूएई के अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर बना है।
स्वामीनारायण संस्था ने मोदी को निमंत्रण दिया है। मुख्य अतिथि मोदी ने न्योता स्वीकार भी किया था। 2018 में मोदी ने ही मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब आपको सुनवाऊं, जब रोड शो हो रहा था, मोदी और बिन जायद एक साथ थे, उसमें बहुत से मोदी समर्थक, बहुत से लोग बिन जायद को देखने के लिए, बहुत से मुस्लिम फैंस भी मौजूद थे। उन्हें सुनिए वो जरा क्या कह रहे हैं। बहुत गौरवशाली पल है, इसके लिए हम सुबह से लगे हुए हैं कि हमारे मोदी जी आए और हमारे शेख साहब आए, हम उनको देखें, रूबरू लाइव देखें। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम उन्हें लाइव देख सकेंगे। हम यहाँ पे हमारे देश के बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनके साथ यूएन ऐसे राजा जो आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम आ रहे हैं कि पहली बार ऐसे हमको खुशी महसूस हो रही है कि अरब इमारात से कोई आ रहा है और अहमदाबाद में वो तशरीफ ला रहे हैं। उनके स्वागत के लिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। खुशी का माहौल। लोगों को सुन लिया आपने, लेकिन अब देखिए मोदी और दूसरे नेताओं में क्या फर्क है। मोदी गुजरात में निवेश बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। एक तरफ मालदीव ने भारत का अपमान किया, सवाल उठाए, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इसका। लेकिन मोदी आगे की सोचते हैं, भारत में विकास कैसे हो, निवेश कैसे आए, निवेश आएगा तो रोजगार पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा तो खुशहाली आएगी। कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन होगा। 10 से 12 जनवरी तक वाइब्रेंट गुजरात समिट चलेगा। इस समिट में 34 भागीदार देश शामिल हो रहे हैं, 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं, 133 देशों के राजनयिक, मंत्री, कारोबारी शामिल होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट का ये 10वां संस्करण है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखा गया है। समिट में शामिल होने के लिए यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद पहुंच चुके हैं। एक पूरा प्रतिनिधिमंडल उनके साथ अहमदाबाद पहुंचा है। समिट के दौरान भारत और यूएई के बीच में सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रिड कनेक्टिविटी और फूड पार्क पर एमओयू साइन हो सकते हैं। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता भी हो सकता है। इस दौरान ग्लोबल लीडर और कंपनियां गुजरात में निवेश पर कई समझौते कर सकती हैं। इनमें गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और नटराजन चंद्रशेखरन शामिल होंगे। माइक्रोसॉफ्ट, नेस्डैक, गूगल, सुजुकी के सीईओ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी भी गुजरात पहुंच चुके हैं। समिट में 1 लाख मेहमानों के भाग लेने का अनुमान है। समिट के चलते 12 जनवरी तक अहमदाबाद के होटल फुल हो चुके हैं। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो हिला देने वाली। रिश्तों पर यकीन और भरोसा खत्म हो जाएगा। एक मां ने बेटे को मार डाला। मां कोई ऐसी मां नहीं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है सूचना। ये एक बड़ी कंपनी की सीईओ, बड़ी कंपनी की सीईओ, अमेरिका में पढ़ाई लिखाई की इन्होंने अगली तस्वीर दिखाई। ये इनका 4 साल का मासूम बच्चा, इस 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या की। हत्या करने के बाद ब्रीफकेस में ले जाकर ये उसे काम तमाम करने जा रही थी। ये देख रहे हैं, ये बच्चे की बॉडी है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई है, सूचना की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हिला देने वाली खबर ये कि एक बड़ी कंपनी की सीईओ जो विदेश में पढ़ाई लिखाई की हो और 4 साल के मासूम बच्चे को छोटी सी वजह से उसकी हत्या कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। सीईओ मां ने बेटे का किया कत्ल, 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतारा। गोवा में किया कत्ल, कर्नाटक में मिली लाश, बैग में लाश रखकर हुई थी फरार। यह वारदात हैरान करने वाली है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की है कि यह महिला अमेरिका में पढ़ी लिखी है, कर्नाटक में कंपनी की मालिक है, लेकिन हत्या के लिए गोवा के एक होटल को चुना। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। पुलिस को आपने सुना, वो कह रही है जब इनका बैग खोलकर देखा तो बच्चे का शव था उस बैग के अंदर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस होटल की तस्वीर है। इस होटल में सीईओ मां ने अपने बच्चे की हत्या की।
कैसे पता चला, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, फॉरेंसिक टीम पहुंची क्योंकि होटल के कमरे में जिसमें सीईओ मां रुकी थी उसमें बच्चे के खून पसरा हुआ था, चारों तरफ खून था। तब पुलिस और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। अब मैं आपको बताता हूं, इस मां ने बच्चे की बॉडी को ब्रीफकेस में रखा, एक कार बुक की और उस कार में बच्चे के शव को ब्रीफकेस में रखकर रखा और उसके बाद देखिए गोवा से चली, गोवा से 360 किलोमीटर दूर कार से चित्रदुर्ग पहुंची। जबकि गोवा के होटल वाले लोग कह रहे थे मैम आप फ्लाइट से जाइए, लेकिन फ्लाइट से जाती तो चेकिंग होती और पकड़ी जाती, इसलिए इसने जिद की कि ये टैक्सी से ही जाएगी। अब मैं आपको पूरी घटना बताता हूं कि कैसे इस हत्या को अंजाम दिया। ये सीईओ महिला जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोनों एक ही तस्वीर है, ये बच्चे के साथ है। ये सीईओ महिला 6 जनवरी को गोवा आई थी, गोवा के एक होटल में रुकी थी। इनका नाम सूचना सेठ है। सूचना सेठ, इस सीईओ महिला के साथ बेटा भी था। 2 दिन बाद 8 जनवरी को उसने होटल छोड़ दिया। होटल छोड़ने से पहले उसने टैक्सी की मांग की। होटल ने कहा फ्लाइट से बेंगलुरु जाने के लिए, क्योंकि गोवा से बेंगलुरु का किराया ज्यादा था टैक्सी के जरिए, लेकिन मानी नहीं वो और टैक्सी से निकल गई। उसके बाद एक सफाई कर्मचारी उसके कमरे के अंदर पहुंचा सफाई करने के लिए। वहां पहुंचते ही तस्वीर देखकर वो हैरान रह गया। कमरे में जगह जगह खून के धब्बे थे। उसने होटल मैनेजर को इसकी जानकारी दी। होटल मैनेजर ने गोवा पुलिस को सूचना दी। गोवा पुलिस ने होटल का सीसीटीवी खंगाला। अब देखिए सीसीटीवी में क्या पता चला। सीसीटीवी में यह महिला अपने बच्चे के साथ आती हुई होटल के कमरे में दिख रही है, लेकिन होटल से लौटते वक्त बच्चा साथ नहीं था। तो फिर बच्चा गया कहां? क्योंकि बच्चे को तो मार के ब्रीफकेस में रख कर ले गई थी, तो बच्चा वापसी में नहीं दिखा। इसके बाद गोवा पुलिस का शक बढ़ गया। पुलिस ने तुरंत टैक्सी ड्राइवर को फोन किया। सूचना सेठ नाम की इस महिला से बात कराने को कहा। पुलिस ने सूचना से उसके बेटे के बारे में पूछताछ की। सूचना ने कहा कि उसका बेटा उसके रिश्तेदार के घर चला गया है। पुलिस ने रिश्तेदार का पता पूछा, लेकिन यह पता भी इसने फर्जी बताया। इसके बाद गोवा पुलिस का शक और पक्का हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को तुरंत पुलिस स्टेशन जाने को कहा। तब तक टैक्सी कर्नाटक के चित्रदुर्ग पहुंच चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर चित्रदुर्ग के एक थाने में पहुंच गया, जिसके बाद उसके बैग से बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसे उसने होटल में कत्ल कर बैग में भर लिया था। जिसके बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रही गोवा की एसपी निधिन। आई मंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया। वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहाँ पे अरेस्ट किया, वहाँ पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद मां की गिरफ्तारी हुई और सीईओ को, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीईओ को लेकर आया गया गोवा थाने की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा ये महिला कितनी पढ़ी लिखी है, कहां से पढ़ी हुई है, यह मैं आपको बताता हूं। सूचना सेठ की उम्र है 39 साल। माइंडफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब की फाउंडर है ये, जिसे सूचना सेठ ने 2020 में शुरू किया। सूचना सेठ अपनी कंपनी लैब की सीईओ है। यह कंपनी डेटा साइंस टीमों को सलाह देती है और नया जिन्हें रोजगार शुरू करना है, स्टार्टअप्स, उन्हें सलाह देने का काम करती है। इस कंपनी के पास कई अमेरिकी पेटेंट्स भी हैं। आर्टिफिशियल लैंग्वेज मशीन लर्निंग का पेटेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स लिस्ट में 100 प्रतिभाशाली महिलाओं में इस महिला को जगह मिली। यह अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लेन से फेलोशिप किया है। कोलकाता से एस्ट्रोफिजिक्स में मास्टर डिग्री ली है। कोलकाता यूनिवर्सिटी में 2008 में टॉपर थी। बेंगलुरु में बूमरैंग कॉमर्स में
सीनियर डेटा साइंटिस्ट रही हैं, खुद बेंगलुरु में रहती हैं और वेंकटरमन इंडोनेशिया में, जो इनका पति है वो इंडोनेशिया रहता है। इसलिए इस तरह के अपराध में पढ़ाई लिखाई और गैर पढ़ा लिखा अनपढ़ होना, इस दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल सूचना सेठ पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इनकी शादी केरल के वेंकटरमन से हुई थी। दोनों 2010 में दोनों ने शादी की, 2019 में बेटा हुआ, लेकिन 2020 में दोनों के बीच विवाद और बढ़ गया। मामला इतना बढ़ा कि दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। कोर्ट ने सूचना सेठ को बेटे की कस्टडी दे दी। हफ्ते में एक बार कहा गया कि पिता से मिलवाइए बेटे को। पिता वेंकटरमन बेटे से मिलने रविवार को आते थे, लेकिन पिता और बेटे की मुलाकात सीईओ मां को पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा अपने पिता से मिले और इसी वजह से उसने बेटे की हत्या का प्लान बनाया, ये उसका कहना है। उसे डर था कि उसका बेटा पिता के करीब हो जाएगा, इस वजह से उसने हत्या कर दी। तो ये मां ने बेटे की हत्या की, ये खबर थी। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी सिर्फ इस वजह से। पत्नी को था रील बनाने का शौक, पत्नी को रील बनाने का शौक था। पति ने रील बनाने से रोका कि रील मत बनाओ, तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी। अगली तस्वीर दिखाऊं, इनका नाम रीना राय है, ये है इनके पति, इनका नाम महेश्वर है। महेश्वर को पत्नी ने जान से मार दिया है, वजह रील बताई जा रही। बेगूसराय में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पति ने इंस्टाग्राम रील का विरोध किया था कि मत बनाओ। प्रेमी और बहन के साथ इसने हत्या को अंजाम दिया। हत्याकांड में उसकी 2 सहेलियां भी गिरफ्तार हुई। 6-7 साल पहले महेश्वर और रीना की शादी हुई। घर की मर्जी के खिलाफ दोनों ने प्रेम विवाह किया। पत्नी रीना की इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की बहुत आदत थी। पति महेश्वर राय ने उसे कई बार ऐसा करने से मना किया। बार बार मना करने के बावजूद उसकी पत्नी नहीं मानी। इस बीच पति चला गया कोलकाता रोजगार की तलाश में। पत्नी रीना राय की रील्स बनाने की आदत बनी रही। कोलकाता से लौटने के बाद पति ने फिर विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। पत्नी गुस्सा कर अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर उसने बड़ी साजिश रची और साजिश के तहत उसने पति को अपने मायके बुलाया। उसके पति को उसकी साजिश की कोई भनक नहीं थी। पति के ससुराल पहुंचते ही उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पत्नी, उसकी 2 बहन और प्रेमी भी शामिल है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर, अब कुछ अच्छी खबर। सोने का राम मंदिर, जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, राम मंदिर की तस्वीर ये आई है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये रात के वक्त की तस्वीर है। राम मंदिर रात के वक्त जब रोशनी होगी, लाइट्स जलेंगी, उसके बाद जो राम मंदिर की भव्यता है वो किस तरह से निकल कर आएगी। ये इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से नक्काशी की गई है। कारीगरों ने क्या भव्य काम किया है रामलला के मंदिर के लिए, जिस तरह से तेजी से काम हुआ है। अब एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जो आप पहली बार देख रहे हैं। राम मंदिर का जो द्वार है, ये उस द्वार की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए। ये सोने का बना हुआ है, देख रहे हैं आप। ये गर्भगृह में इस दरवाजे को लगाया गया है और गर्भगृह में ही सोने का दरवाजा है। ये इसकी खासियत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं सोने की ही चरण पादुकाएं। ये भी अयोध्या पहुंच चुकी हैं। ये भी राम मंदिर में रखी जाएंगी, ये चरण पादुकाएं। आइए, तो सब कुछ और चारों तरफ सोना ही सोना नजर आएगा। ये वो दरवाजा आप देख रहे हैं जो सोने का है। इसकी खासियत बताऊं, 5 शिखर और 46 द्वार हैं राम मंदिर में। 42 दरवाजों पर 10 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है, उनमें से एक है ये। मंदिर में 14 द्वार स्वर्ण जड़ित बनाए गए हैं। मंदिर में पहला स्वर्ण द्वार लगाया गया है और गर्भगृह के बाहर गूढ़ मंडप में द्वार लगाया गया है। स्वर्ण द्वार में 4 से 5 किलो सोने का इस्तेमाल है। 3 दिन में और 13 स्वर्ण द्वार लगाए जाने हैं। गर्भगृह के दरवाजों पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी की है और नक्काशी के बाद दरवाजों पर तांबे की परत चढ़ाई गई, जिसके बाद सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया। सोने का काम जो है गाजियाबाद के एक नामी ज्वेलर्स ने किया है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जा रहा है। सिंहासन बनाने का काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की बनाई गई हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में चरण पादुकाएं रखी जाएंगी। चरण पादुकाएं 1 किलो सोने 7 किलो चांदी से बनी है। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया। राम मंदिर का शिखर भी सोने का होगा। अब आपको दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या हर कुछ दिन में पहुंच रहे हैं। आज भी वो अयोध्या में थे और दरअसल अयोध्या में जो कामकाज है वो आखिरी दौर तक पहुंच चुका है, आखिरी चरण में है। तो योगी आदित्यनाथ हर चीज का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं। इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात की है। पीएम मोदी ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। राम मंदिर को लेकर बयानबाजी तेज है। विपक्ष के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने सख्त हिदायत दी है। पीएम मोदी कह रहे हैं कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को निर्देश दिया है। पिछले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। मोदी ने कहा है कि आस्था दिखाएं, श्रद्धा दिखाएं, लेकिन एग्रेशन और गुस्सा ना दिखाएं। मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। सरकार की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अपने इलाकों पर नजर रखें। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसे सुनिश्चित करें। 22 जनवरी के बाद ही दर्शन के लिए लोगों को ले जाएं, यह पीएम मोदी ने कहा। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। 50 देशों से मेहमान आ रहे हैं, कामकाज देख रहे हैं। चंपत राय साहब क्या कह रहे हैं? इस अवसर पर देश के लगभग 4000 संत महात्मा, भारत की 125 से भी अधिक उपासना पद्धति गुरु परंपराओं के संत महात्मा, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी 13 अखाड़े, सभी 6 दर्शन, उनके अनुयायी संत महापुरुष उपस्थित रहेंगे। उनको आमंत्रित किया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आप अयोध्या गए हैं तो वहां हनुमानगढ़ी के मंदिर जाया जाता है दर्शन के लिए। कहा जाता है कि रामलला के दर्शन से पहले हनुमान जी से परमिशन लेनी होती है। और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे हनुमानगढ़ी में, वहां लड्डू बहुत मशहूर है। वहां के लड्डू, जो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए वो लड्डू ले जाते हैं। अब लड्डू से जुड़ी एक और खासियत है, अब ये लड्डू पूरी दुनिया में आपको पहुंचेंगे आप तक, और पूरी दुनिया में मशहूर हो गए लड्डू। ये मैं आपको बताता हूं इन लड्डू की खासियत क्या है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी के साथ अयोध्या के लिए हर दिन नई खुशखबरी आ रही। अब हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग मिल सकता है। आपको आगे बताऊंगा ये जीआई टैग होता क्या है। पहले देखिए ये वो लड्डू है। यूपी सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद से पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है, क्योंकि यहां जिनकी दुकानें हैं वो कई पुश्तों से यहां दुकान उनकी है और ये लड्डू बेच रहे हैं। हनुमानगढ़ी के लड्डू की खासियत यह है कि इसे चने की दाल से बनाया जाता है। यह लड्डू 1 महीने तक खराब नहीं होता है। अब आपको बताते हैं ये जीआई टैग क्या होता है। जीआई यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक पहचान इसे आप कह सकते हैं। 1999 में जीआई टैग गुड्स की शुरुआत हुई थी और जीआई टैग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक लेबल है, यानी लोकल प्रोडक्ट को भौगोलिक पहचान मिलती है। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट पर वैधानिक अधिकार हो जाता है। दूसरे जिले या राज्य का बताकर इसे आप नहीं बेच सकते। जीआई टैग का आवेदन मिलने के बाद अयोध्या के दुकानदार खुश हैं कि उन्हें लग रहा है अब उनके लड्डू दुनिया के हर कोने तक जाएंगे, और उनका कहना यह है कि अब पूरी दुनिया इस लड्डू का स्वाद चखेगी। देखिए हमारी संवाददाता शिखा अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंची और लड्डू के दुकानदारों से बात की। हनुमानगढ़ी मंदिर में हम यहाँ मौजूद है और यहाँ की खासियत है लड्डू और पेड़ा। ये लड्डू और पेड़े यहाँ के क्यों खास है, यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हम पूछते हैं कि आखिर इसमें क्या खासियत है और लोग इतना पसंद क्यों करते हैं। ये जो लड्डू और पेड़े हम देख रहे हैं यहाँ के विशेष माने जाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। किस लिए? देखो ऐसा, आप ऐसा करते? ये बेसन का लड्डू है देसी घी का। इसकी कैपेसिटी 1 महीने किसी भी सूरत में खराब नहीं होगा। ये यहाँ का अब दुनिया भर में मशहूर हो रहा है, ये इसकी खासियत होती है और ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। क्या खासियत है? ये बेसन का बनता है। अब हनुमान जी को प्रेम है तो बस वही बन रहा, अनवरत चला रहा है।
दुकानदारों को आपने सुना। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। ये आप देख रहे हैं, ये जो घंटा है वो पहुंचा है वहां। ये घंटा लखनऊ से आया है। फुल स्क्रीन लीजिए, 21 किलो इसका वजन है, 2100 किलो, 2100 किलो का घंटा है जो लखनऊ से आया है। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी दुनिया में इसका असर देखने को मिल रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं अमेरिका की तस्वीर। अमेरिका में भी इस तरह की यात्राएं निकल रही हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। अमेरिका की तस्वीर, ह्यूस्टन की तस्वीर आप देख रहे हैं। कार रैली हो रही है वहां। अब राम मंदिर से जुड़ी एक जानकारी की अभी रामलला 9.5 घंटे तक भक्तों को दर्शन देते हैं। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक, फिर दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और हर दिन 2 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन के लिए आ सकते हैं। भीड़ बढ़ने पर रामलला के दर्शन का समय बढ़ाया जा सकता है। मंदिर ट्रस्ट 6 से 8 घंटे दर्शन बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रामलला 15 से 16 घंटे तक भक्तों को दर्शन दे सकते हैं। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, भक्तों के दर्शन तक रामलला के कपाट खुले रहेंगे, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब सियासत की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि एक बैठक इंडिया अलायंस की हर तीसरे दिन हो रही है। मोदी से डरे लेकिन आपस में भिड़ रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। मैं आपको बताऊं, बैठक हो रही है रोज। अब किस किस में बात बन रही है, किस में बात नहीं बन रही है, कौन आमने सामने है, ये आपको बताता हूं। इंडिया अलायंस में सीटों पर पेच फंसा हुआ है, सीटों पर सिर फुटौल हो रही है। मोदी रोड शो कर रहे थे, देश के कोने कोने का दौरा कर रहे थे, एक एक सीट पर जीत हार का हिसाब लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस सीट बंटवारे में उलझ गया है। कैमरे पर उसके नेता सब कुछ ठीक बता रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे मारामारी चल रही है। उदाहरण के लिए बिहार देखिए, बिहार में 40 सीटें लोकसभा की। खबर है कि अलायंस में ठन गई है। जेडीयू 2019 की तरह कह रही है हमें 17 सीटें चाहिए। जेडीयू ने एनडीए के साथ इसमें से 16 जीती थी, लेकिन अलायंस के बाकी दल तैयार नहीं है, क्योंकि बची हुई 23 सीटों में 3 दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट। आरजेडी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू का कहना है कि अब आरजेडी को तय करना है, आरजेडी तय करे कि 23 में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। हम तो 17 पर लड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू का गठबंधन आरजेडी से है, बाकी दलों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वामपंथी दल 5 सीटें मांग रहे हैं। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहां भी मामला उलझता हुआ दिख रहा है। 23 सीटों पर शिवसेना का दावा है, क्योंकि पिछली बार 23 लड़ी थी, 18 जीती थी, हालांकि तब वो बीजेपी के साथ मैदान में थी। ऐसे में अलायंस के पास 25 सीटें बचती हैं, जिसमें कांग्रेस शरद पवार गुट शामिल है। यह स्थिति है, और ऐसी स्थिति में आखिर कैसे निकलेंगे इससे, जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जेडीयू अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। हम बिहार में 16 सिटिंग एमपी हैं, लिहाजा उन सीटों पर तो कोई वार्ता करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये इंडी गठबंधन एक कागजी गठबंधन है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।